नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि बिल से संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। मुख्यमंत्री ने भुइयां जाति की 9 उपजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए टीआरआई रांची के प्रतिवेदन को स्वीकृति दे दी है। राज्य में कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। उच्च जोखिम वाले राज्यों की सूची में झारखंड अब भी शामिल। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहुत काम आती है। क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है। इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है। घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे, जहां एक और सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम है। वहीं इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि जाने माने पक्षी विज्ञानी सालिम अली की 125वीं जयंती समारोह 12 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। उन्होंने पक्षी निहारन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था। श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा से ही पक्षियों को देखने के शौकीन लोगों के प्रशंसक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई पक्षी निहारन संगठन सक्रिय हैं, जिनसे लोगों को जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र कल गुरु नानक देव का 551वां प्रकाश पर्व मनाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी। और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा। मानवता की सेवा की परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी दिल्ली से लेकर आईआईटी गुवाहाटी तक कई शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपने संस्थानों में पूर्व छात्रों के रूप में योगदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईआईटी के पूर्व छात्रों ने अपनी आईआईटी में सम्मेलन कक्ष, प्रबंध केंद्र और इंक्यूबेशन केंद्रों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से मौजूदा छात्रों की पढ़ाई में सुधार होता है। श्री मोदी ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने एक अक्षय निधि शुरू की है, जो एक शानदार विचार है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में इस तरह की निधि स्थापित करने की संस्कृति है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व छात्र अपने संस्थानों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, भवनों के निर्माण, पुरस्कार, छात्रवृत्ति और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5 दिसंबर को श्री अरबिंदो की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री अरबिंदो के विचारों में बहुत गहराई है। उन्होंने युवाओं से इस महान व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अरबिंदो ने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान, डिग्री या नौकरी का माध्यम नहीं माना था। श्री अरबिंदो ने कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो युवा पीढ़ी के दिलों और दिमाग को भी प्रशिक्षित करे। श्री मोदी ने कहा कि आज देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से श्री अरबिंदो की दृष्टि को पूरा कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भुइयां जाति की 9 उपजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान TRI के प्रतिवेदन को स्वीकृति दे दी है। ये उपजातियां क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां और गढ़ाई गहरी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने TRI के प्रतिवेदन को अनुमोदित करते हुए उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। TRI रांची की ओर से शोध प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां तथा गड़ाही गहरी की मूल जाति भुइयां है। इनका गोत्र कच्छप, कदम, महुकल, नाग, मयूर आदि है। ये उपजातियां दक्षिणी छोटानागपुर के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां क्षेत्र में पाई जाती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि एनसीसी ने देश के संविधान के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। यह हमारे लोकतंत्र और सामान्य नागरिक के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री एनसीसी रांची द्वारा आयोजित संविधान दिवस के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में रांची और हजारीबाग में एनसीसी बटालियन का कार्यालय है। करीब 32,000 नौजवान इससे जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी का डायरेक्टरेट पटना में है। झारखंड में भी अगर इसकी स्थापना हो सके तो एनसीसी को बड़ा बल मिलेगा। एनसीसी के नौसेना विंग के प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए झारखंड में भी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। बहुत आसानी से यहां प्रशिक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की फ्लाइंग एकेडमी वायु सेना के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसके लिए एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है। राज्य सरकार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग और फिक्की के बीच जल्द ही MOU होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज MOU प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। MOU के बाद 2 साल की अवधि तक फिक्की झारखंड सरकार के नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में कार्य कर सकेगी। इस MOU के मकसद पोस्ट कोविड में फिक्की के साथ मिलकर सतत आर्थिक विकास और हालात को मजबूत करते हुए पहले जैसी स्थिति में वापस लाना है। इसके तहत राज्य सरकार व फिक्की मिलकर वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, दवा निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, कुटीर उद्योग, पर्यटन और पर्यावरण से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है।
झारखंड में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है। कम जोखिम वाले राज्यों की सूची से झारखंड अभी बाहर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल देश के सर्वोच्च 20 उन राज्यों की सूची जारी की थी जहां कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2% और उससे अधिक है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 209 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,577 हो गई है। राज्य में अब 2,162 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। कल राज्य में 32,584 सैंपलों की जांच की गई। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.13% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। वहीं मृत्यु दर 1% से भी कम है। ये राज्य के लिए सकारात्मक खबर है। लोहरदगा जिले में कोरोना जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि कोरोना जांच के लिए जिले में लगाए गए विशेष कैंप के लिए दूसरे दिन रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 2,345, आरटीपीसीआर के जरिए 323 और ट्रूनेट के जरिए 313 समेत कुल 2,981 सैंपल एकत्रित किए गए। सिविल सर्जन ने बताया कि आज ट्रूनेट के 66 सैंपलों की रिपोर्ट आई जो निगेटिव है। राज्य भर में इन दिनों सरकार की ओर से धान खरीद की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए प्रखंड स्थित सरकारी कार्यालयों में आवेदन दिए जा रहे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस संबंध में हुई एक बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव ने धान अधिप्राप्ति के लिए प्रचार प्रसार करने और आवेदन पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पंजीकरण का आवेदन पत्र सभी पंचायत भवनों में उपलब्ध होगा। बताया गया कि ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री होने के बाद बिक्री मूल्य की आधी राशि किसान के खाते में डाल दी जाएगी। धान को मिल तक पहुंचाए जाने के बाद शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। किसानों के खाते में 3 दिनों के भीतर राशि भुगतान करने के लिए कहा गया। मनोज कुमार सिन्हा, मन्नू, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव और पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने मुख्यमंत्री और राज्य के कृषि मंत्री को पत्र लिखकर जल्द ही राज्य में धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि धान की अच्छी फसल इस बार हुई है। किसान धान काट कर निकालने का काम कर चुके हैं। क्रय केंद्र नहीं खुलने के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधे दाम पर धान बेचा जा रहा है। श्री मेहता ने कहा है कि बिचौलियों और व्यापारियों से किसानों को बचाने के लिए जल्द ही पूरे राज्य में पैक्स के माध्यम से धान क्रय केंद्र खोलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों के चल रहे आंदोलन को वाम मोर्चा एवं विपक्षी दलों ने भी समर्थन की घोषणा की है। आने वाले समय में इसको लेकर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी और जब तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों को वापस नहीं लाया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आगामी रणनीति को लेकर 2 नवंबर को राज्य में विपक्षी एवं वाम दलों की बैठक बुलाने की बात कही। बीएसएनएल रांची बिजनेस एरिया के महाप्रबंधक उमेश प्रसाद शाह ने कहा है कि आने वाले समय में झारखंड में FTTH के माध्यम से लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में 30 नवंबर तक 10 लाख FTTH की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड में 30,000 लोगों तक यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 31 मार्च 7,000 और लोगों को FTTH के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। श्री शाह आज हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पूर्व के हजारीबाग SSA एवं रांची को मिलाकर नया बिजनेस एरिया बनाया गया है, जिसमें राज्य के 13 जिले शामिल किए गए हैं। रामगढ़ जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आज मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद आबिद हुसैन के द्वारा कई बूथों का निरीक्षण कर कार्यों की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बूथ पर कार्यरत सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों को उनके क्षेत्रों में नए मतदाता जो 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उनसे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर मौजूद नए मतदाताओं को गुलाब का फूल देते हुए अपने मत का सही इस्तेमाल करने का आग्रह किया। जैसा कि आपको मालूम है, 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम नई मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।
साथ ही मतदाता सूची से नाम हटाने और संशोधन का कार्य भी इस दौरान किया जाएगा। नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का संगठन नवोदय स्वयंसेवी संस्था की ओर से प्रेस क्लब रांची में अखिल झारखंड नवोदय एलुमनी मिलन समारोह सह कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक सुदेश महतो ने कहा कि गैर सरकारी संस्था नवोदय समाज को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। संस्था के कार्यों से समाज के गरीब, वंचित एवं पिछड़ों को लाभ मिलेगा और सशक्त समाज का निर्माण होगा। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष बी अनिल कुमार व सचिव मदन मोहन महतो समेत अन्य लोगों ने भी विचार रखे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रनों से हराया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 389 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 338 रन ही बना सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि बिल से संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। मुख्यमंत्री ने भूया जाति की 9 उपजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए टीआईआर रांची के प्रतिवेदन को स्वीकृति दे दी है। राज्य में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है। उच्च जोखिम वाले राज्यों की सूची में झारखंड अब भी शामिल। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रनों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।